दोस्तों, स्किल साधना में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, लास्ट दो वीडियोस में हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं और उसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है और हमने डिस्कस किया कि इंश्योरेंस सर्वेयर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है और उसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं चार्टर्ड इंजीनियर में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जैसा कि मैंने लास्ट दो वीडियोस में आपको बताया कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर और इंश्योरेंस सर्वेयर ये नॉन टेक्निकल पीपल अर्थात सीए, सीएमए, सीएस ये लोग भी बन सकते हैं। लेकिन चार्टर्ड इंजीनियर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि टेक्निकल लोग ही बन सकते हैं। तो चार्टर्ड इंजीनियर का मतलब क्या है? तो चार्टर्ड इंजीनियर का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो एक बॉडी है जो 1920 में रॉयल चार्टर से इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो कलकत्ता बेस्ड बॉडी है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, वो ये सर्टिफिकेट देती है। तो भाई मैं इंजीनियर हूँ, लेट्स से मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ, तो चार्टर्ड इंजीनियर के लिए मुझे कोई और एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। ये आपको एक मेंबरशिप देते हैं। FIE मीन्स फेलो ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, MIE मीन्स मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर और AMIE एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। तो ये क्या लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट मेंबर अर्थात FIE और MIE और AMIE इज इंटाइटल्ड टू यूज द टाइटल ऑफ चार्टर्ड इंजीनियर। तो मैं अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने मैकेनिकल के फील्ड में लेट्स से मैं डिज़ाइनर हूँ, पाइपलाइन डिज़ाइन कर रहा हूँ, या मैं शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहा हूँ, या मैं लेट्स से किसी मैकेनिकल बेयरिंग कंपनी या किसी टूल्स कंपनी में मैं सेल्स का काम देखता हूँ। तो मेरा रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, तो मुझे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर को अपनी डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा और वो फिर देखते हैं, अगर सब कुछ ऑर्डर में लगता है तो वो फिर MIE या FIE की का सर्टिफिकेट और चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि AMI का एग्ज़ाम होता है, तो जिसमें कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो AMI का एग्ज़ाम दे करके फिर वो दैट इज़ इक्वलेंट टू इंजीनियरिंग डिग्री। हम इस टॉपिक में नहीं जाएंगे कि AMI की करेंटली वैलिडिटी क्या है। ये बहुत पुरानी डिग्री है और सर्वमान्य थी। AMI की डिग्री से आप UPSC का एग्ज़ाम लिख सकते थे। इट वाज इक्विवेलेंट टू बीटेक। अभी 2013 से कुछ इशू चल रहा है AICTE के साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर का, जो कि अभी कोर्ट में है, तो वो सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो चार्टर्ड इंजीनियर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि चार्टर्ड इंजीनियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ये तो हमने देख लिया कि भाई मैं अगर एक इंजीनियर हूँ और मेरा कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, तो मुझे चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट का मैं करूँ क्या? तो सर्टिफिकेट देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए ये तो अभी 2017 में कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल आया। उसके पहले तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता था रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए। तो लोग क्या करते थे, लोग चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट यूज करके बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, कोर्ट में लोग वैल्यूअर और इंश्योरेंस सर्वेयर बना करते थे। अब तो इन दोनों के लिए अलग अलग, वैल्यूअर के लिए, इंश्योरेंस सर्वेयर के लिए एग्जाम्स वगैरह आ गए हैं, जो कि हमने जो लास्ट दो वीडियो में डिस्कस किया। तो अभी भी जो है बैंक्स में IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर का होना मैंडेटरी नहीं है। मतलब जो बैंक्स इंडिपेंडेंटली एम्पैनल करते हैं इंजीनियर्स को, सिमिलरली और भी बहुत सारे जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या कोर्ट्स हो गए, तो वो इंडिपेंडेंटली भी कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हो गया जो कि सरफेसी के अंडर जो लिक्विडेशन का काम देखता है, तो मतलब जो लिक्विडेशन के लिए अगर हाई कोर्ट में बात जाती है सरफेसी के अंडर, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है लिक्विडेटर। तो वहाँ भी जो है एज एन एक्सपर्ट टेक्निकल पर्सन चार्टर्ड इंजीनियर वहाँ भी एम्पैनल्ड होते हैं। तो देखिए चार्टर्ड इंजीनियर से आप इनकम टैक्स में, बैंक्स में, कोर्ट में, जो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे आप
जैसे म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं, लोकल अथॉरिटी हैं, वहाँ पे आपको लोकली आप एज एन इंजीनियर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, जैसे जो कि अभी जीएसटी डिपार्टमेंट बन चुका है, कस्टम्स है, तो वहाँ पे चार्टर्ड इंजीनियर के एक्सपर्ट ओपिनियन और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या काम, क्या क्या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या काम होगा कि भाई अगर मान लीजिए अभी अभी मेरे पास कल एक क्वेरी आई कि एक क्लाइंट है और उन्होंने एक मशीनरी खरीदी है जो कि सेकंड हैंड है। तो वो मशीनरी का उनको वैल्यूएशन, उसका उनको असेसमेंट कराना है, उनको एक चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए कि ये मशीनरी वर्किंग कंडीशन में और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है और ये मशीनरी की वैल्यूएशन क्या होगी। तो चार्ट तो कई बार जो है एक तो आपको मान लीजिए बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो बैंक लोन देगा, लेकिन उसके अगेंस्ट कोलेटरल चाहता है। तो अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी आप कोलेटरल रखना चाह रहे हैं, तो बैंक को एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होगी कि भाई ये प्लांट एंड मशीनरी जो है ये कितनी यूजफुल है ना। जैसे हम कार है, तो मेरी अगर कार 5 साल पुरानी हो गई है तो उसकी सेम वैल्यू नहीं होगी जो कि एक फ्रेश कार की होगी। तो एक यूज्ड मशीनरी है, सेकंड हैंड है, तो वो कबाड़ है या कि जो है वो अभी भी प्रोडक्टिव है, उसकी मार्केट में कोई और डिमांड है कि नहीं है। हाँ, वो और किन किन यूज में लाई जा सकती है, जैसे मान लीजिए पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, डीजी सेट हो गया, ये सब ऐसी चीजें, मोटर हो गई, जो कि अक्रॉस इंडस्ट्रीज कई सारी इंडस्ट्री में काम में आती है। कुछ एक बड़ी स्पेशल मशीनरी होती है जो कि केवल उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में या उसी पर्टिकुलर प्लांट में यूज होगी। तो डेफिनेटली हर एक की उपयोगिता, हर एक की वैल्यू, हर एक की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, और ये असेस केवल टेक्निकल इंजीनियर ही टेक्निकल पर्सन ही एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो वहाँ पे चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो कई बार जो है, जैसे आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी क्लाइंट ने, तो उसको जो है गवर्नमेंट से कोई ड्यूटी वेवर लेना है। ड्यूटी मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, तो कस्टम ड्यूटी में अगर आपको कंसेशन लेना है तो फिर आपको चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो है आप ने बैंक से कोई अगेन कोई लोन लिया हुआ है या गवर्नमेंट से कोई कंसेशन लिया हुआ है, तो आपने वो काम कंप्लीट कर लिया है, आपने मशीनरी इंस्टॉल कर ली है, आपकी मशीनरी प्रोडक्शन करने लगी है, एज पर रिक्वायर्ड आउटपुट हो रहा है, तो वो सब के लिए भी आपको चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। कई बार जो है गवर्नमेंट कुछ कंसेशन पे लैंड देती है, या गवर्नमेंट फुल मार्केट रेट नहीं चार्ज करती है कई बार इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो गवर्नमेंट कुछ कंसेशन देती है, बट उसमें वो एक कंडीशन डालती है कि इतने समय के भीतर आप प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, या आपका मिनिमम इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, या आप इतने मिनिमम लोगों को जॉब दे रहे हैं। बहुत सारी कंडीशन होती है। तो उसमें आपकी मशीनरी इंस्टॉल हो गई है, वो एक कोई भी कबाड़ मशीनरी नहीं है, वो एक अच्छी मशीनरी है। तो ये सब के लिए आपको चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप कहीं बिड कर रहे हो, तो बिडिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी आपको चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि भाई आपके पास ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आपके पास ये प्लांट एंड मशीनरी है, आपके पास ये आरएमसी प्लांट है, आपके पास ये डंपर्स हैं, आपके पास ये जेसीबी है, आपके पास ये कंक्रीट मिक्सचर मशीन है, आपके पास ये क्रेन है, और ये सब मशीनरी वर्किंग कंडीशन में है, अच्छी है। तो ये सब के लिए भी, या आपने जो पास्ट में जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए वो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको असेस करने के लिए एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक टेक्निकल पर्सन ही उसको प्रॉपरली असेस कर सकता है। तो उसके लिए चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। इसके अलावा कई बार जो है वो आप अपना मशीनरी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करने के पहले जो है कई बार आपकी जो काउंटर पार्टी होती है, वो जो है उनको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत वो मांग सकते हैं कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर का सर्टिफिकेशन ले आओ कि इसका क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह सब सही हुआ है। तो वहां पे भी चार्टर्ड इंजीनियर की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अलावा दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, डिसिप्लिन से, तो अगर कोई भी कोई पुराना स्ट्रक्चर है तो वो कितना साउंड है, उसमें स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट तो नहीं है,
उसकी अभी कितनी और लोडिंग हो सकती है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितनी है, या उसमें किस तरह की स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी कोई बिल्डर आप को इंगेज कर सकता है। उसमें भी चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। बिल्डर इंगेज कर सकता है, या कोई क्लाइंट आपको इंगेज कर सकता है, या कोई बैंक आपको इंगेज कर सकता है, अगर बैंक उसको एज अ कोलेटरल रख रहा है उस प्रॉपर्टी को या उस स्ट्रक्चर को। तो ये तो एक लीगल बात हो गई। कई बार जो है मान लीजिए कोर्ट में अगर कोई क्लाइंट है, उसको कोई टेक्निकल ओपिनियन देनी है, तो वो आपको हायर कर सकता है एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। और हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो है चार्टर्ड एज अ चार्टर्ड इंजीनियर कोर्ट जो है आपको वो लीगल आपके ओपिनियन की लीगल सेंटिटी रहती है। तो इसके अलावा दोस्तों जो है, अगर ये तो सब ऐसी चीज़ें जो आप इंडिपेंडेंटली अपने एक्सपीरियंस और अपने इंजीनियरिंग नॉलेज को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप एज एन इंजीनियर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो आज आपको पता है कि आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो अगर लेट से कि आप सिविल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको हो सकता है कि अगर आप फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको नीसा या एफईएम के और भी पैकेजेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। या अगर आप सिविल इंजीनियरिंग अगर आप जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो स्टैड या ईटैब, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आप रख सकते हैं। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं कि आपके पास बहुत काम आ रहे हैं, डिमांड आ रही है और बड़े बड़े काम आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक 3D स्ट्रक्चरल फ्रेम की एनालिसिस, मल्टी स्टोरी 3D स्ट्रक्चरल फ्रेम की एनालिसिस आप बाय हैंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास काम आ रहा है और बड़ा काम है, तो आप जो है ये सॉफ्टवेयर लेकर के आप एक अपनी छोटी सी टीम बना करके और आप एज अ डिज़ाइनर भी काम कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर आप डिज़ाइनर काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। आप एक ओनर्स इंजीनियर काम कर सकते हैं कि आप जो है कॉन्ट्रैक्टर की डिज़ाइन या ड्राइंग को आप स्टडी कर रहे हैं, आप उस पर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आप क्वालिटी एक्सपर्ट की तरह जा सकते हैं, साइट पे क्वालिटी टेस्टिंग को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो आप कमिश्निंग के समय, अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो कोई भी प्लांट या सिस्टम कमीशन हो रहा है, तो वहाँ पे जाकर के आप उसको विटनेस कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को स्टडी करके उसको रिव्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोस्तों, जहाँ पे कि आप एज एन इंडिपेंडेंट टेक्निकल प्रोफेशनल आप इंगेज हो सकते हैं, और आप एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये आपको अलग अकेले नहीं करना है। अकेले नहीं करना है मीन्स कि आप चार्टर्ड इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप और वर्टिकल भी ऐड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी बन सकते हैं, आप इंश्योरेंस सर्वेयर भी बन सकते हैं। तो अगर आप जॉब छोड़ करके अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे वर्टिकल्स मौजूद हैं। और एक जो आर्बिट्रेटर है उसकी हमने बात नहीं की, वो हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में बताया कि ये जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की तरह ऑपरेट करना है, तो ये जनरली सीए, सीएस, लॉयर, कॉस्ट अकाउंटेंट ये लोग तो करते हैं, बट इंजीनियर्स नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं अभी धीरे धीरे। जैसे मैंने बताया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अब एक ऑर्गेनाइज हो रही है डिसिप्लिन वर्टिकल। तो जैसे जैसे और ऑर्गेनाइज होगा, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी प्रोफेशनल्स की, और प्रोफेशनल की मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आप अच्छी फ़ी, आपके लिए काम बढ़ेगा, आपको अच्छी फ़ी आप डिमांड कर सकते हो। और ये कई सारे वर्टिकल को कंबाइन करके धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, और आप एक अपनी पसंद का काम कर सकते हो, अपनी स्पीड, अपने एग्रेसिव, मतलब जितना आप एग्रेसिव होना चाहते हो उतना हो सकते हो। तो दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसा मैंने पिछले 2 वीडियोस में कहा कि ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि डे 1 से जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, तो आपके जो है विदिन 2-3 मंथ्स आप एकदम, आपके पास बहुत सारा काम आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फी मिलने लगेगी। भगवान करे ये हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो पेशेंट रहिए, धीरे धीरे अपना नाम और रेपुटेशन अपने काम से, अपने एटीट्यूड से मार्केट में बिल्ड कीजिए, और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी।
तो इसी कामना के साथ दोस्तों आगे की वीडियोस में हम आपके लिए इस तरह के और एज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो में कमेंट में डालें, जो हमारे पुराने 2 वीडियोस थे उसमें भी आप कमेंट में लिखें आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप क्या जानना चाहते हैं, आप बताइए और हम उसके लिए रेलेवेंट कंटेंट लेके आएंगे। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। स्किल साधना इस जर्नी में आपके साथ है। थैंक यू।